नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर से हर उन समस्याओं का समाधान जानते हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जिन समस्याओं के बारे में लोगों को जानकारी तो है, लेकिन जानकारी पूरी नहीं होती। और आप और हम सभी जानते हैं कि अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है और उन्हीं बीमारियों, उन्हीं परेशानियों को लेकर कई भ्रांतियां भी हमारे मन में होती हैं। और उन्हीं भ्रांतियों के निवारण के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान देंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। हमारे साथ आपको मैं बता दूं मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। स्वागत है सर आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के शो में आज का टॉपिक रहेगा हार्ट पेन, गैस्ट्राइटिस और एंजाइटी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट पेन के बारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट पेन जो है ये क्या होता है? हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम है तो वो हार्ट का पेन होता है जी। और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। मतलब अगर हार्ट अटैक होता है, बहुत सारी डेथ हार्ट अटैक वाली होती है जी। तो यहाँ पर चूंकि हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, इसलिए उससे सावधानी रखने की जरूरत है। तो पहचानना जरूरी है कि कौन सा दर्द हार्ट अटैक वाला है और कौन सा दर्द हार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी दूसरे कारणों से। जी। जानकारी के अभाव में हम रिस्क भी है, क्योंकि अगर हार्ट का दर्द है और आपको पता नहीं है, आपने उसे गैस का दर्द समझा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। लेकिन यहीं पर बात है कि अगर आपको बात पता चल जाती है, आप पहचान लेते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं, तो घबराने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं हम कैसे पता करें कि ये हार्ट पेन है, हार्ट अटैक नहीं है? देखिए, हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट में बाईं तरफ होता है जी। तो वैसा दर्द जो थोड़ा बाईं तरफ का है और हमारी हार्ट की नाड़ी जो है वो छोटी उंगली की तरफ आती है, अंदर की तरफ। जी। तो बहुत बार हार्ट का जो दर्द होता है वो हमारे हाथ में, बाएं हाथ में रेडिएट करता है। कभी कभी वो ऊपर की तरफ रेडिएट करता है और हमारे जबड़े में जाता है। तो जो रेडिएट करने वाला दर्द है, जो फैलने वाला दर्द है, वो हार्ट का पेन हो सकता है। और उनका नेचर भी समझना जरूरी है। जो गैस का दर्द है वो इन जनरल परेशान करता है, वो तो बहुत वैरायटी का है, कॉमन है। हार्ट पेन का स्पेसिफिक है, नेचर है कि वो डल नेचर का होता है, ऐसा जैसे कोई आपकी छाती को दबा रहा हो, वो हैवीनेस वाला होता है। तो हमको उनको लक्षण के आधार पर पहचानते हैं। फिर हार्ट अटैक जब आता है तो कभी कभी पसीना छूटता है, उससे ही पता चलती है बात। और हार्ट अटैक में नौजिया, वोमिटिंग भी हो सकता है। तो इन लक्षणों के आधार पे उनको हम पहचान सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल के आसपास हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो ईसीजी किया जाता है। ईसीजी के अलावा ट्रोपोनिन टी टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये हार्ट वाला पेन है या नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा फोकस है कि हम इसको खुद से कैसे पहचानें और खुद से कैसे करें, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए यह शो का है मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर उन बातों पर हम फोकस करें कि हम उसको पहचान भी लें अगर, तो क्या करना है। अगर हार्ट का भी पेन है तो घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास राइट नॉलेज हो नाड़ियों की, ऊर्जा चिकित्सा की, तो हम सेल्फ केयर भी हार्ट पेन में भी कर सकते हैं। तो पहचानना है कि ये हार्ट वाला पेन है या गैस वाला पेन है, या और भी होता है कि मसल, उस रीजन में मसल का पेन हो, या जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसका दर्द भी कभी कभी वहां पर लगता है। तो हर एक हार्ट के रीजन में होने वाला हर एक दर्द हार्ट पेन नहीं होता, यह बात समझनी है। फिर हार्ट का दर्द में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट की समस्या अधिक उसकी तरफ इंडिकेट करता है। और
एक बार ब्लड शूट होना ब्लड बीपी का, हाई बीपी का लक्षण नहीं है। आपको जब दर्द नहीं हो रहा हो तो उसी दिन शाम में या अगले दिन फिर से बीपी नापना चाहिए। अगर बीपी रेगुलर लेवल पे ज़्यादा रहता है तब ये हार्ट की गड़बड़ी को, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो खून की नलियों जी। में कुछ प्रॉब्लम है तो उस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और जो खून का जो पंपिंग है वो हार्ट से हो रहा है, तो हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ ये इंडिकेट कर सकता है। तो बीपी देखना चाहिए, पल्स रेट भी देखना चाहिए। नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 70 से 80 होता है रेस्टिंग कंडीशन में। जब दर्द है, कोई भी दर्द हो, तो उस समय तो हम परेशान हैं तो पल्स रेट तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में अगर पल्स रेट 70 से 80 हो तो वो नॉर्मल की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन यह इससे भी बहुत क्लियर कट पहचानना आसान नहीं है। यहाँ पर मुख्य पहचानना हमें चाहिए कि वो दर्द क्या रेडिएट करने वाला है जी। या नहीं है। जब हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, कोई हार्ट पेन के दर्द पे मरीज तो बहुत सारे होते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि क्या आपको पसीना भी आया। अगर पसीना नहीं आया तो संभावना कम हो जाती है कि वो हार्ट पेन वाला हो। जब हार्ट अटैक आता है तो कोल्ड स्वेटिंग, ठंडा पसीना आता है। जी। जो एंजाइटी वाला है उसमें बातचीत करने से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को बहुत घबराहट हो रही है। तो एंजाइटी के केस में हमें एंजाइटी का ट्रीटमेंट करना है, हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करना है। जी। और एंजाइटी वाला व्यक्ति ज़्यादा घबराता है। हार्ट का जो पेशेंट होगा वो अपनी चीज़ों को इग्नोर भी कर देता है, क्योंकि अगर एक बार आया हो वो अपने काम में व्यस्त है, उसने कर दिया। एंजाइटी वाला व्यक्ति ज़्यादा खोजता है कि मुझे इसको ठीक करना है। तो हमें लक्षणों के आधार पर पहचानना चाहिए, तुरंत घबराना नहीं चाहिए। वैसे डॉक्टर अगर मिल जाए तो उनसे दिखा लेना ठीक है, कम से कम पहचानने के तौर पर। जब ट्रीटमेंट का मामला है तो दवाइयों के सिस्टम में इसमें तो परमानेंट क्योर है नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। मैं आपसे, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो हाई बीपी वाले जो मरीज़ होते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। तो जो मतलब जब हार्ट का जो फ्लो का जो रेट बढ़ता है तो उनको ज़्यादा समस्या होती है। तो आपसे ये जानना था कि जिनका बीपी लो होता है, क्या उनमें भी इसकी ज़्यादा समस्या होने के चांसेस हैं या वहाँ पर थोड़े कम वहाँ होते हैं? पर काफ़ी कम है। जी। लो बीपी वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक जल्दी नहीं आता है। यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जी। देखिए, मूल रूप से जब हम जाएं माइंड जी। के लेवल पे तो स्ट्रेस ही कारण है। हर एक रोग का घबराहट, जो हार्ट अटैक का जब पेन है या गैस्ट्राइटिस का जो पेन है तब पेन की वजह से घबराहट हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन को जीवन में हम लेते हैं तो वो बीपी बनता है, हार्ट अटैक बनता है या गैस्ट्राइटिस बनता है। तो लो बीपी के मरीज को जनरली कम ऐसी समस्या होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये सारी चीज़ें बता दी कि इसका क्या क्या होता है ये हार्ट पेन। लेकिन अब आपसे जानना चाहूँगी कि इसके जो है बचाव के क्या उपचार हो सकते हैं, कि बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव पर आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी मेडिकल ट्रेंड में ऐसा है कि ऐसी हिस्ट्री ली जाती है कि क्या पेरेंट्स को या परिवार में किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है क्या। जी। अगर किन्हीं को ये प्रॉब्लम हो तो ऐसा माना जाता है कि उनको अधिक समस्या हो संभावना है कि हार्ट कि जीन्स के साथ ये हाँ। प्रॉब्लम आई तो हो। यहाँ पर एक बात समझ जो कि है कि ये जीन जो है वो जेनेटिक्स वो जी। जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। जी। जेनेटिक्स के अलावा इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट है। अगर हम इपिजेनेटिक्स को समझते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जीन किस तरह के प्रोटीन को कोड करता है, जीन का काम है प्रोटीन बनाना, और जिस तरह की वो कोडिंग से बाहर आता है तो सिर्फ जीन का इंट्रिंसिक प्रोग्राम, सिर्फ सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता, इन्वायरमेंट, हार्डवेयर बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट से जैसे सिग्नल मिलेंगे वैसा वो जीन अपना काम करेगा। इपिजेनेटिक्स पर ब्रूस लिप्टन का वर्क ज्यादा पॉपुलर है, उस पर स्वाध्याय भी पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। एक ऐसा एग्जाम्पल ऐसा भी हम समझते हैं कि बारूद है।
बारूद बम का, और वो फट सकता है। लेकिन अगर बारूद अगर पानी में चला जाए तो बारूद रहते हुए भी वो कोई काम का नहीं है। इन्वायरमेंट बदल जाए तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जीन भी कुछ नहीं कर सकते। तो जेनेटिक्स से घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इपिजेनेटिक्स को समझने की और उसको समझते हुए अपने मन पर, अपने वातावरण पर, अपने आप पर काम करने की जरूरत है। मेडिकल कम्युनिटी में इपिजेनेटिक्स का अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। इस एपिजेनेटिक्स को आए हुए 40 साल 50 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो थ्योरी है, जो रिसर्च से जो आया हुआ चीज है, वो प्रैक्टिस में भी नहीं होता। तो किन्हीं को भी परिवार में अगर माता पिता को अगर हार्ट की प्रॉब्लम रही भी हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बचाव पर, क्या करना चाहिए। देखिए, सभी बीमारियों का मूल कारण जो है वो हमारा माइंड है। हम अपने माइंड में स्ट्रेस रखते हैं, वहां से ही सभी बीमारियां का होना शुरू होता है। अब हार्ट का है तो वो अपीयर हो रहा है हार्ट में, लेकिन मूल कारण तो मन है। आप अपने काम में स्ट्रेस लेते हैं, आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बात को भी आप अपने मन में पाले रखते हैं। तो अपने मन को शांत करना, पॉजिटिव करना, स्वस्थ रखना हर एक रोग में सबसे पहला बचाव है। आप उसी प्रोफेशन में जाएं जो आपकी नींद खराब नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कि ये डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन में स्ट्रेस है। तो फिर है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का तरीका नहीं जानते। जब टाइम मिले आप वॉकिंग को जाया करें, योगा को अपनाया करें, ध्यान को अपनाया करें, प्राणायाम करें। जो भी स्ट्रेस से फ्री करने की तरीके आपको पता है उनको आपको अपनाना चाहिए। आप अपने देखिएगा परिवेश में सभी लोगों को तनाव नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े रेजिलिएंट होते हैं, थोड़े से केयर फ्री होते हैं। बॉस ने डांटा भी तो ज्यादा दिल में नहीं लेते, बाहर जाते हैं, गाना सुनते हैं और अपने आप को मस्त कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो कई घंटों तक, कई दिनों तक सोचते रहते हैं, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो परिस्थितियों को कैसे हम लेते हैं उससे ज्यादा निर्भर करता है, परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान का रोल सबसे अच्छा है, सबसे आसान है। हम घर बैठे ध्यान को अपना सकते हैं। अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का तरीका सबसे आसान है। दिन में 2 बार या दिन में 1 बार आपको आंख बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है। अगर वो अपने रूटीन को अगर प्रॉपर सिस्टमाइज करें तो देखेंगे कि वो चिंता करने में बहुत समय खर्च कर देते हैं, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत समय खर्च कर देते हैं, वो चिट चैटिंग में बहुत समय खर्च कर देते हैं, अननेसेसरी चीजें डिस्कस करने में बहुत सी समय खर्च कर देते हैं। आप अपने जीवन में 15 मिनट से शुरू करें, आधे घंटे से शुरू करें, मेडिटेशन को लेकर आए और उसके बाद ही कोई दूसरा काम करना है। अगर जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छूट जाती हैं तो अगले दिन हो जाएंगी। हमने ध्यान के महत्व को नहीं समझा है, तभी हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें स्ट्रेस फ्री ध्यान को अपनाना है और सभी वैसे तरीकों को अपनाना है जो आपको स्ट्रेस फ्री कर सके। योगा के अंदर शवासन है, योग निद्रा है, उससे भी हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो तनाव से मुक्त होना सीखना है। छुट्टियों में आप अपनी छुट्टियों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। जब छुट्टी लेते हैं काम से तो अपने मोबाइल से भी छुट्टी लें, सोशल मीडिया से छुट्टी लें। लेकिन हमको लगता है कि वही हमारा एंटरटेनमेंट है। जब आपका मन शांत होगा, मन खुश होगा, तब तो एंटरटेनमेंट होगा ना। प्राकृतिक जगहों पे जाएं, आध्यात्मिक जगहों पे जाएं, प्रकृति में जाएं, जो आपकी हॉबीज हैं उसमें समय दें। अपनी हॉबीज को अगर हम परस्यू करें
तो उससे भी तनाव कम होता है। तो स्ट्रेस टेस्ट, साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रेस टेस्ट आया हुआ है। अपना स्ट्रेस टेस्ट करना सीखें और स्ट्रेस अपने जीवन में नहीं आने दें। सबसे बड़ा बचाव तो वो है। अगर स्ट्रेस आता है तो उसको लाइटली ना लें, उसको मैनेज करना सीखें कि कैसे मैं इससे जिंदगी को स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अरे लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है। नहीं, अगर जब हम थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की बहुत लोगों को जो आदत लगती है, पहले कहते हैं अरे एक कस लेते हैं, अरे एक पैग लेते हैं, बाद में धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस भी जो है हम उसको टॉलरेट करते रहते हैं कि काम ही ऐसा है, स्ट्रेस तो हो ही जाएगा। अरे बहुत कंपटीशन है डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, मेरे काम में स्ट्रेस तो रहता ही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि लोग अपने काम में भी परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो यहाँ पर एक मुझे बात याद आई कि जिस काम को हमें पसंद है, जो काम हमें पसंद है, तो हमें वहाँ स्ट्रेस नहीं होता। तो जहाँ पर जो काम हमें पसंद है, क्यों ना हम अपने पैशन को फॉलो करें, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम रहेगा। इस पर थोड़ा सा व्याख्यान दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म में ये बात कही जाती है कि हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। इसको हम भगवत गीता से थोड़ा जोड़ सकते हैं कि अपने धर्म को पहचानना और अपने धर्म को निभाना जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या होता है, हम अपने जीवन में काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे अंकल ने ये कह दिया। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें पैसा, ठीक ठाक पैसा आ जाएगा, इस फील्ड में बहुत कंपटीशन नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए अपना करियर नहीं चुनना चाहिए, अपने इंटरनल को देखते हुए कि मुझे किसको करने में मजा आता है। 3 इडियट मूवी आपने देखी हुई है। तो जो काम आपको खुशी देता है उसको जीवन में करना सीखें। अगर आप अपने जीवन में अपने पसंद के काम को परस्यू करते हैं, भले आपको पैसा शुरुआत में थोड़ा कम हो, वैसे मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि किसी फील्ड में पैसा कम होता है। हर फील्ड में अमीर लोग होते हैं, बिल्कुल। हर फील्ड में जो अबव एवरेज लोग होते हैं वो अच्छा अर्न करते हैं। तो जो मनी का इनकम है वो फील्ड ऑफ प्रोफेशन से निर्भर नहीं करता, आप उसको कितनी शिद्दत से करते हैं, कितने एक्सेलेंस से करते हैं, उस पर निर्भर करता है। हम किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हैं। हमें हमारी सोसाइटी में मनी इज ओवररेटेड। बेसिकली बात वो है, अपनी चॉइस को हमें सुनना चाहिए, अपने पैशन को समझना चाहिए और उसको परस्यू करना चाहिए, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। उससे स्ट्रेस का एक फैक्टर कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने जीवन में ध्यान अपनाना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि आप अपने आप को, और ध्यान को भी बेसिक बात समझिए, हम ध्यान में सांसों पर ध्यान लगाते हैं। कभी भी आपको कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप उस जगह से हट जाएं, किसी दूसरे कमरे में जाएं, वॉशरूम में जाएं और गहरी सांस ले लें। 2-3 गहरी सांस लेकर आप अपने आप को जल्दी मुक्त कर सकते हैं। तनाव वाली स्थिति में काम को कम करना चाहिए। चूंकि हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस को हम नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम उससे छुटकारा पाने के लिए नहीं सोचते। अगर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये जो मेरा स्ट्रेस है यही भविष्य में मुझे हार्ट अटैक लेकर आएगा, यही भविष्य में मुझे डायबिटीज लेकर आएगा, यही मुझे बाद में स्ट्रोक लेकर आएगा, तो हम उसको छोटा रहते ही उसका हम समाधान ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, यह बात हमें सीखनी है। अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं आने दें, सबसे बड़ा बचाव ये है। जी डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से शब्दों में और इतने सरल भाषा में जो आपने समझाया कि हमें अपने साधारण जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये हार्ट पेन या हार्ट अटैक हम जिन्हें कहते हैं, उन समस्याओं का छुटकारा हो सके, उन समस्याओं से छुटकारा मिल सके और उनका समाधान हो सके। सबसे पहले स्ट्रेस ना दें, स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना लें, और यदि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो सभी स्ट्रेस को खत्म करने की एकमात्र चाबी है, वो है ध्यान। तो ध्यान को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गए बचाव। अब
आपसे जानना चाहूंगी, यदि ये चीज हो जाती है, किसी को हार्ट पेन हो रहा है और उसकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो उपचार के क्या उपाय हैं? किस तरह से, जैसे कि लोग डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन हमारा हमेशा से ये उद्देश्य है कि आध्यात्मिक ढंग से हम परेशानियों को, हम तकलीफों को, जो बीमारियां हैं उनको कम कर सके। तो इसका उपचार आध्यात्मिक ढंग से क्या होगा, जरा ये दर्शकों को बताइए। आध्यात्मिक ढंग से भी पहले हमें एनर्जी मेडिसिन को समझना है। अगर हमें नाड़ियों का ज्ञान हो तो हम इमरजेंसी कंडीशन में भी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी हम बहुत इजीली, इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिकल सपोर्ट, जी, हम जिंदगी बचा सकते हैं और हम सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। जो हार्ट की जो नाड़ी है वो हमारे हाथ में छोटी उंगली की तरफ आती है। तो इमरजेंसी के कंडीशन में जब हार्ट में दर्द हो रहा हो, उस समय अपनी छोटी उंगलियों का टिप, जो HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको दबाना चाहिए, छोटी उंगली के टिप्स को बाएं हाथ में, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो बाएं तरफ है। इसको आप जोर जोर से दबाएंगे। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो उससे भी आप दबा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा दबा देगा। और एक्यूपंक्चर के अंदर तो हम यह भी रेकमेंड किया जाता है कि आप किसी सुई को लें, किसी आल्पिन को लें, निडल लें, शुगर नापने की सुई हो या कोई भी, और उससे आप छोटी उंगली के टिप्स पर एक प्रिक कर दें, बस छोटा सा, जिससे आपको एक बूंद या थोड़ा सा खून आप उससे वहां से निकल जाए। जब खून वहां से निकल जाता है तो वो नाड़ी जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है, और हार्ट की नाड़ी एक्टिव हो जाए तो हार्ट अटैक में फिर घबराने की बात कुछ नहीं है, उस पर्सन को कुछ नहीं होगा। आप अपनी छोटी उंगली को दबाएंगे तेजी से, इससे HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट ये एक्टिव होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, HT4, 5, 6, 7। हमें इन चारों पॉइंट का मसाज करना चाहिए 4 से 7 की तरफ। 4 और 7 पॉइंट पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि एनर्जी जो है वो 4 से 7 की तरफ जाती है, तो हमें एनर्जी का फ्लो बढ़ाना है। तो 4 से दबाते हुए हम 7 की तरफ जाएंगे, और खासकर 7 पॉइंट, HT7 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें विशेष समय देना है। इस HT4 से 7 तक लेफ्ट हैंड में ज्यादा, अगर आपके पास अगर दूसरे लोग हैं तो आप दोनों हाथ में भी एक साथ करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको ठीक से कर लेते हैं तो फिर हार्ट अटैक में भी कोई घबराने की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, उस समय कुछ नहीं होगा। हाँ, अब अगर आपको हार्ट अटैक का पेन होता है तो आप अपना बचाव लॉन्ग टर्म में कैसे करें, तो उसके लिए भी आपको यही पॉइंट करना चाहिए, लेकिन साथ में साथ कुछ और भी प्रिकॉशन बढ़ जाएंगे। आपको अपने भोजन पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में काम करना होगा। HT4, HT5, HT6, HT7 ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा बाद में यहाँ पर जब हम रेगुलर लेवल से अपने ट्रीटमेंट की तरह से सोचें तो यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग जो है वो नाड़ी, इस नाड़ी को एक्टिवेट करता है। कलर थेरेपी भी बहुत पावरफुल है। HT4, 5, 6, 7 यहाँ पर हम लाल रंग लगा देते हैं। लाल रंग, कोई भी लाइट, कोई भी कलर जो है वो पार्टिकुलर लाइट को अट्रैक्ट करता है और उसके अलावा कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसको वो एब्जॉर्व करता है वो फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर आने से उस पार्टिकुलर एनर्जी ही वहां पर बढ़ती है। विबग्योर जो उसका जो वेवलेंथ है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रम, उसमें पार्टिकुलर कलर का पार्टिकुलर वेवलेंथ, वो पार्टिकुलर एनर्जी ही वहां पर बढ़ती है। तो कलर थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव है रेगुलर किया जाए तो। HT4, HT6, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा हार्ट पर डायरेक्ट काम किया जा सकता है, आगे और पीछे। हार्ट का लोकेशन पता ही होता है, हमारे चेस्ट से लेफ्ट साइड में। इस पॉइंट को करने के बाद, ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अलावा हम हार्ट पे डायरेक्ट टैपिंग कर सकते हैं आगे से और पीछे से। पीछे से करना ज्यादा हेल्पफुल है। पीछे से उसको हम 20 बार थपकी दें। अब ये तो कोई दूसरा पर्सन ही कर पाएगा, आप खुद से अपने हार्ट के पीछे थपकी नहीं दे सकते, किसी दूसरे का सपोर्ट चाहिए। वो वहां पर 20 बार स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वहां पर थपकी दे दे, तो उससे हार्ट को पीछे से भी स्टिमुलस मिल जाएगा उसको एक्टिव करने के लिए। और रेगुलर लेवल पे भी दिन में 2 बार हम वहां पर उसको टैप किया करें हार्ट को पीछे से।
पीछे से करने के बाद हम आगे से भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं किया जाता है, एक बार में कोई एक करेंगे। तो इससे भी हमारा हार्ट जो है वो एक्टिव होता है। और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। हमने पहले यहाँ पर साइकोसोमेटिसिटी की बात की हुई है, माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड बॉडी मेडिसिन। हमारे शरीर में कुछ भी हो रहा है उससे कोरिलेट करता हुआ मन में कुछ बात है जो होने के कारण वो चीज वहां पर प्रकट हुई। तो यहां पर हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का जो एक इमोशन है, एनर्जी मेडिसिन में हम कहते हैं खुशी देना। और जब हम कभी किसी को थैंक यू बोलते हैं तो बोलते हैं ना, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम द हार्ट। तो थैंकफुलनेस का जो एटीट्यूड है, जो देने का एटीट्यूड है, वो हार्ट से होता है, खुशी का। तो जब कोई व्यक्ति खुश नहीं रहता है तो वो एक कारण है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर सीखना है कि वो हमें अपनी जिंदगी में खुशी को फॉलो करना है। जो चीज आपको खुशी देती है वो चीज आप करें, अपने हॉबीज को परस्यू करें, खुश होकर जीना सीखें, थोड़ा मुस्कुराना सीखें। हम बहुत लोग बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, वो हेल्दी सिचुएशन बात नहीं है। अरे मुस्कुराया करें, अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट किया करें। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको लाइफ में बहुत अच्छी लगती हैं। अपने लाइफ में हर दिन अगर कोई करना चाहे तो हर दिन अपने सामने चिंतन कर सकता है कि आज मेरे दिन में अच्छी अच्छी बातें क्या हुई। बहुत सारे मैंने इसे फैमिली में देखा है कि एक कल्चर है कि डिनर के टाइम पर बैठेंगे और वो बात करेंगे आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ। माँ सुनती है बच्चे से कि आज तुम्हारी लाइफ में सबसे अच्छी बात क्या हुई जिसने तुम्हें खुशी दी। हमें खुशी पर फोकस करना है, जिस पर हम फोकस करें वो लाइफ में बढ़ता है। जॉय पे फोकस करेंगे तो जॉय बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। तो खुशी पर फोकस करें। और ये थोड़ा जुड़ा हुआ है खुद से प्रेम करने से, सेल्फ लव से। देखिए अध्यात्म में ये कहा जाता है कि प्रेम जो है वो खुद से शुरू होता है, स्व प्रेम। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते तब तक आप किसी दूसरे को प्यार नहीं दे सकते। बिल्कुल। और जब लोग कंप्लेन करते हैं मुझे तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो बेसिकली वो खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई लाइफ में अभी तक प्रेम करने वाला नहीं मिला। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो लाइफ में भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, हमारे रिलेशन सारे अच्छे रहते हैं। तो लुई है की किताब है खुद से प्रेम करो। लुई है की लगभग 8 से 10 किताबें हैं और सभी किताब अपने आप में अच्छी है। यू कैन हील योर लाइफ सबसे पॉपुलर बुक है, हमें इनको पढ़ना चाहिए। हम अपने माइंड पर अफर्मेशन के माध्यम से काम कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। अभी हार्ट डिजीज में हम सबसे कॉमन, सबसे यूजफुल अफर्मेशन कौन सा है वो हम सीख लेते हैं। खुद को खुश रखना और खुद को प्रेम करना। तो मिरर के सामने अफर्मेशन को कई ढंग से किया जा सकता है। मिरर वर्क वाला एक आसान तरीका पहले हम देख लेते हैं कि आईने के सामने आप खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए अपने अफर्मेशंस को आपको बोलना है मुस्कुराते हुए। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं। हिंदी में, इंग्लिश में, अपने लोकल लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेज में अफर्मेशन को आप बोले। अफर्मेशन हमेशा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में होता है। मैं एंजॉय करता हूं, मैं एंजॉय करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। मैं कल से अपने आप को प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं खुद को, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं। मेरी लाइफ मस्त है। आई काउंट ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ एवरी डे। मेरे जीवन में जो अच्छा हो रहा है मैं उस पर फोकस रखता हूं। जब हम इस तरह का अपने लाइफ में एटीट्यूड लाएंगे ना तो हमारा हार्ट इनर्जेटिकली हेल्दी रहेगा। तो हम अफर्मेशन को और एक्यूप्रेशर को मर्ज कर सकते हैं। यानी कि जब हम एक्यूप्रेशर नॉर्मल अपना कर रहे हैं, जब हार्ट अटैक आया तब तो करना ही है, उसके अलावा भी दिन में 2 बार 3 बार अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को करना चाहिए। तो जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करें तो मसाज करते समय जब आपको लोकेशन याद हो गया है, आपको याद है कि हाँ इससे ST4 से ST7 की तरफ करना है, तो अपनी आंखें बंद करके आप इन अफर्मेशंस को बोला करें। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, ऑल इज वेल। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये वास्तव में गीता का सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा
अच्छा होगा। इसमें जो बीच की लाइन है, जो प्रेजेंट टेंस में है, वो सबसे अधिक यूजफुल है। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। तो ये बोलते रहने से, अफर्मेशन को बोलने में बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको फील नहीं कर रहा हूं तो क्या मुझे बोलना चाहिए? तो भी बोलना चाहिए। बार बार बोलने से आप उसके लिए आपको फीलिंग आने लग जाएगी। और हाँ, जब आप एक बार करना शुरू कर लिए तो उसके इमोशन को समझें और इमोशन को लाते हुए अफर्मेशन को बोले। इसलिए आंख बंद करना अच्छा रहता है ताकि आप उसको फील कर सकें, उसके मीनिंग को। सिर्फ वर्ड्स को बोल रहे हैं तो वो फायदा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर आप फील करते हुए बोल रहे हैं तो आपको फायदा जरूर देगा। तो इस तरह से जब हम अपने आप पे एनर्जी पे काम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अफर्मेशन के माध्यम से काम करें, तो हम अपने हार्ट डिजीज को बहुत इजीली हील कर सकते हैं। दवाओं पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ये सारी जो हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको इतने डिटेल में और इसके साथ ही संक्षिप्त अगर हम इसको बोले, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से जो इसको समझाया वो वाकई में सराहनीय है। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी सारी समस्याओं का निदान उनको मिला होगा। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आपने अभी भगवत गीता का सार भी इसमें जोड़ दिया, तो वो तो वाकई में सराहनीय था, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हैं वो भगवत गीता को मानते हैं और उससे रिलेट करते हैं। तो आशा है कि उनको भी यहाँ से सहायता काफ़ी मिली होगी। डॉक्टर साहब, अब हमने इसके सिम्टम्स पर बात कर ली, हमने उपचार पर बात कर ली, हमने बचाव पर भी बात कर ली। अब जानना चाहूँगी आपसे कि यदि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट पेन होता है, तो हमें खान पान अपना किस तरह का रखना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम लोगों को होती है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको कैसे खान पान रखना चाहिए, और ये हार्ट प्रॉब्लम में भी किस तरह का खान पान रखना चाहिए? भोजन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक मेडिकल रिसर्चर जी। जिनका नाम है डीन ऑर्निस, अमेरिका में ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, यूसीएसएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन फ्रांसिस्को में। और ये पिछले 40 साल से हार्ट अटैक के पेशेंट्स का बिना दवा, बिना सर्जरी इलाज कर रहे हैं। और कई सारे मेडिकल रिसर्च इन्होंने अपनी टीम के साथ किए हैं, जो सभी लीडिंग मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं, जामा है, बीएमजी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है, सभी में बारी बारी से वो छपवा चुके हैं। और डीन ऑर्निस जो है वो भारत के ही एक संत के शिष्य हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में पाया कि ये मेडिसिन से बीमारी ठीक नहीं होती है। ये बहुत अपने आप में बहुत यूनिक प्रोग्राम है जी। उनके डीन ऑर्निस के लाइफस्टाइल प्रोग्राम को। ये मेडिसिन के अंदर, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर आता है कि हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, 24 घंटे हम जो टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कितना हम चलते हैं, अपने लाइफ में कितना स्ट्रेस लेते हैं, हम कितना प्यार देते हैं, ये सभी लाइफस्टाइल के अंदर आ जाता है। तो लाइफस्टाइल प्रोग्राम इसे कहते हैं। तो डीन ऑर्निस के लाइफस्टाइल प्रोग्राम को वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी भी फंड करती है। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और उसका एक यह भी है जी। इंश्योरेंस कंपनी बहुत सुपरवाइज करती है कि सब कुछ अगर है बिल्कुल। 17 साल उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, डीन ऑर्निस के प्रोग्राम को, और रिजल्ट्स आ रहे थे, तो फिर उनको करना पड़ा। तो उनकी बुक है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज विदाउट मेडिसिन, ऐसा पॉसिबल है। तो उनके प्रोग्राम में मेडिटेशन है, शाकाहार है, प्लांट फूड। हमारे शरीर के लिए प्लांट फूड ही हेल्दी है। अगर हम नॉनवेज फूड को लेते हैं तो वो हमारे सिस्टम को करप्ट करता है। अगर आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में अगर ठीक से नहीं चलाएं, वायरस आ गया तो फिर वो करप्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने फूड में अगर हम एनिमल फूड डाल देते हैं तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करप्ट हो जाता है। फिर उसका एसिडिक लेवल गड़बड़ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ होगा और बहुत सारी गड़बड़ी होती है। और जब हम एनिमल प्रोटीन, यहाँ पर एनिमल फूड अगर लिया जाता है तो मेनली प्रोटीन के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर मिल्क भी प्रोटीन का सोर्स माना जाता है और मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन होता है। लेकिन डीन ऑर्निस और भी कई रिसर्चर ने पाया कि केसिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें
एनिमल फूड इंक्लूडिंग मिल्क से बचना चाहिए। परंपराओं के अंतर्गत हम मानते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े तो मिल्क लेते थे, लेकिन वो चलते भी तो बहुत थे, काम भी तो बहुत करते थे। आज के हमारे जीवन में हमारा मूवमेंट तो बहुत लिमिटेड हो गया है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में कहा जाता है कि हमें रोज 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, 10,000 कदम। और अगर आप जॉगिंग या रनिंग नहीं करते हो, अगर आपका आधे घंटे का वॉकिंग शेड्यूल नहीं हो, तो आपका 10,000 स्टेप्स हो नहीं पाएगा। तो हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बात समझनी चाहिए जी। एनिमल फूड, एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए। जो प्लांट सोर्स से आने वाले प्रोटीन है, जैसे ग्राउंड नट है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। और ये प्रोटीन का जो मिथ है ना, ये जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ये जिम की वजह से या प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियों की वजह से पॉपुलराइज कर दिया गया है। माँ के दूध में जितना प्रोटीन होता है, उससे ज्यादा प्रोटीन हमको बहुत इजीली प्लांट फूड से भी मिल जाता है। माँ के दूध में जितना प्रोटीन है, उससे ज्यादा प्रोटीन लाइफ में कभी नहीं चाहिए। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होता है, उतना ग्रोथ तो लाइफ में कभी नहीं होता, तो भी उतना प्रोटीन जो है वो सफिशिएंट है, 1.1%। तो हम अपने प्लांट फूड से बहुत अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। प्लांट फूड हमें लेना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। जो भी फूड की प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है कि उसमें जो प्राण तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। उनका जो लाइफ नेचर है। हम भोजन को क्यों करते हैं? हम भोजन को पोषण के लिए करते हैं जी। सिर्फ अपने स्टमक की फीलिंग के लिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी चीज प्लास्टिक में बंद होती है, जो भी चीज फैक्ट्री में बनती है, वो प्रोसेस्ड फूड के अंदर आता है और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए, इसमें भी थोड़ा सा ग्रेड है कि जो एनिमल फूड है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, उसके बाद उससे कम नुकसानदायक लेकिन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है प्रोसेस्ड फूड। तो जो भी बिस्किट है, ब्रेड है, जो भी चीज पैक होती हैं, उनको हम कम से कम करें अपने लाइफ में। जितना हम उसे कम कर लेंगे, उतना हम इजीली हेल्दी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि हमें अपने जीवन में हेल्दी रहने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें नेचर की ओर जाना है। हमें प्लांट फूड्स पर ज़्यादा निर्भर रहना है, ना कि बाकी की चीज़ें जो हैं, जैसे कि पैक्ड फूड जो है उस पर निर्भर नहीं रहना है, और जो नॉनवेज है उस पर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि हम अगर प्लांट फूड लेते हैं तो हम प्रॉपर हेल्दी रहते हैं और हमारी जीवन शैली भी अच्छी बनी रहती है। तो डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर 2 पॉइंट मेरा रह गया है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ भोजन में डीन ऑर्निस के रिसर्च में ये भी आया। डीन ऑर्निस का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़े रिसर्चर हैं इस फील्ड में। मेडिकल कॉलेज में रहते हुए उन्होंने ये सब काम किया हुआ है। और भी कई रिसर्चर हैं, कार्ल एसेल्टिन हैं, जैसन फंग हैं। तो उन्होंने एक बात और भी पाई कि समहाउ हमारे फूड पैटर्न में ऐसा हो गया है कि हम जरूरत से ज्यादा ऑयल हम यूज कर रहे हैं। प्रकृति में तेल की नदी नहीं बहती, प्रकृति में तेल नहीं होता, प्रकृति में बीज होता है। अब जैसे अगर हम सरसों का तेल प्रयोग करते हैं तो हम सरसों के दाने का प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में, जो कि हम मसालों के तौर पे यूज करते भी हैं। लेकिन तेल जो है वो हमने उसे निकाला, अब उसको निकालने के बाद हम उसको फ्राई करते हैं और अलग चीज। तो जो भी जिस भी भोजन में तेल का यूज होता है, यानी कि फ्राइड चीजें, उनका सेवन हमें कम करना चाहिए। तो ऑयल लेस, अगर कोई हार्ट के मरीज हैं तो उनको ऑयल से बचना चाहिए। पहले तो एनिमल फूड से बचें जी। फिर प्रोसेस्ड फूड को अपने लाइफ से निकालें, फिर ऑयल फ्री कुकिंग भी होती है, ऑयल लेस कुकिंग भी का भी ट्रेंड चल रहा है, उसको भी सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो ऑयल का यूज करना कम करना है, जितना कम यहाँ करेंगे। डीन ऑर्निस का जो लाइफ स्टाइल प्रोग्राम है उसमें ये पाया गया कि इससे फिर हीलिंग जल्दी होती है। तो हमें ऑयल के प्रयोग से बचना है, यह एक बात महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तमाम जानकारी को हमारे साथ, दर्शकों के साथ साझा किया। तो एक बात जो है, जो हार्ट पेशेंट जो हैं, उनको
ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें जो होती हैं, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे ट्रेंड भी चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो बॉयल करके खाई जाती हैं, या ऑयल का बिल्कुल कम, यानी कि 1 या 2 ड्रॉप यूज़ करके जो खाना बनता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले जो टॉपिक है उसकी ओर, गैस्ट्राइटिस। तो इसका भी हार्ट पेन से काफ़ी सारा संबंध माना जाता है, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है कि ये हार्ट पेन है या गैस का पेन है। तो इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर हार्ट के रीजन में गैस वाला पेन है, जी गैस तो ऐसा है कि वो शरीर में कहीं भी जाए तो दर्द क्रिएट कर सकता जी है। जॉइंट्स में जाए तो जॉइंट पेन हो जाता है, सिर में जाए तो सर दर्द हो जाता है। गैस का है तकलीफ है तो लोकेशन वाइज वो लेफ्ट साइड के अलावा थोड़ा इपिगैस्ट्रियम सेंट्रल रीजन में भी थोड़ा वो होता है, तो उससे हम उसको पहचान सकते हैं। और आपके आपने भोजन में वैसे गरिष्ठ चीजों को लिया, जो गैस बनाता है वैसी चीजों को लिया है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं कि हाँ, वो भोजन के बाद मेरा हुआ है। तो गैस्ट्राइटिस का पेन जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे रहता है। हार्ट का जो पेन है वो एपिसोड में आता है, वो लगातार नहीं बना रहता। इस बात को हम बहुत आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो पेन आकर चला जाता है वो हार्ट अटैक वाला पेन होता है, जो पेन लगातार रहता है वो गैस वाला पेन होता है। और हार्ट पेन को डिफरेंशिएट करने में एक बात और भी हम समझ लें कि अगर कोई शार्प और लोकेटेड पेन है तो वो हार्ट पेन नहीं होता है। अगर कभी भी अगर कोई बता सके यहाँ पर दर्द हो रहा है छूकर, तो वो हार्ट का पेन तो नहीं है, तो फिर वो गैस का पेन हो सकता है। गैस का पेन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो हमें अपने भोजन में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी भोजन गैस बना रहा है। जी जो थोड़े दुबले पतले लोग होते हैं, वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनको गैस की प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी हो जाया करती है। उनको थोड़ा अधिक सावधानी रखनी चाहिए कि अपने जीवन में गैस नहीं बने। थोड़ा भोजन पर ध्यान देंगे, भूखे नहीं रहेंगे, जब भूख लगती है तो खाना चाहिए। अपने भोजन के साथ डिसिप्लिन रखना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन का नाम जो है वो घड़ी से डिसिप्लिन नहीं होती, वो डिसिप्लिन अपनी भूख के अनुसार होती है कि जब भूख लगे तो खा लें। अभी काम खत्म करना है, उसके कारण डिले करते हैं, तो वो एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है। काम आपका हो जाता है, लेकिन आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अध्यात्म में कहते भी हैं कि बहुत लोग पहले अपने पैसे कमाने के लिए अपने हेल्थ को गंवाते हैं और बाद में फिर हेल्थ को पाने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन पैसा खर्च करने के बाद भी जो हेल्थ चला गया, वैसा हेल्थ तो आना मुश्किल है। अगर कोई चीज फट गई, टूट गई, आपने वहां पे जोड़ लगाया तो जोड़ तो रह जाएगा, सिलाई का निशान तो रह जाएगा। बिल्कुल। तो हम पहले से ही अपने जीवन में सजग रहें, अपने लाइफ में काम को वैसा ना करें कि जो हमें स्ट्रेस देता है। हेल्थ के कॉस्ट पे हमें अपना काम नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा छोटा सा गैप ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं, ब्रेक लेना चाहिए और उस ब्रेक में ध्यान करना चाहिए। ब्रेक का प्रॉपर यूज करना नहीं आता, ब्रेक में व्हाट्सएप चेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक में आप डीप ब्रीदिंग करें, ब्रेक में आप ब्रेथ मेडिटेशन करें, तो वो है बात। और गैस्ट्राइटिस में हम व्यक्ति को पता होता है कि गैस का दर्द जो है उसको गैस की प्रॉब्लम है कि नहीं, बर्पिंग है या गैस छूटता है, तो फिर अपने व्यक्ति को अपना नेचर पता होता है कि हाँ मुझे ऐसा होता है, तो ये गैस की तकलीफ है। गैस की तकलीफ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रिकॉशन तो खैर उसमें भी रखना पड़ेगा जी, क्योंकि जिस व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम होती है उसको बार बार होती है, क्योंकि टेंडेंसी है। और ये टेंडेंसी ये उसके लाइफ स्टाइल की वजह से है, वो इसका ऐसा भोजन है या उसका ऐसा सोने जागने और भोजन करने का तरीका है कि उसको तकलीफ होती रहे। तो यहाँ पे भी हम इस बात को समझें कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो रोकने की जो बात है, रोकने के लिए तो हमें अपने भोजन पर और अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। रात में जगकर आप पढ़ाई ना करें या काम ना करें। ये एक बहुत ट्रेंड बहुत जगह पे देखा जाता है कि बच्चे रात में जग के पढ़ाई करते हैं, तो ये अनहेल्दी पैटर्न है। हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें नेचर को समझना चाहिए, अपनी बायोलॉजी को समझना चाहिए। हमारा शरीर रात में सोने के लिए बना है। रात में हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये मेलाटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम दिन में सोते हैं तो दिन में चाहे हम कितना भी सो लें, वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं हो सकता। तो अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई करना या काम करना, ये गलत ट्रेंड सोसाइटी में बहुत चल पड़ा है। इसको छोड़ना चाहिए। अगर हम सही टाइम पर सोते हैं, सही टाइम पर भोजन करते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं, जितना जरूरी है उतना खाते हैं, टेस्टी बना है तो अधिक खा लें, जी। वो नहीं करना चाहिए। हमें हाइजेनिक और होम कुक्ड फूड लेना चाहिए। अपने जीभ के लिए नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीजें चटपटी लगती हैं, अब चटपटा बनाना हम घर पे बनाना सीखें। महीने में चाहे आप एक ही दिन चटपटा बनाएं, लेकिन घर में चटपटा बनाकर खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अगर हम थोड़ा सा अपने अपने पर संयम अगर रख सकें तो बहुत आसानी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने खाने पीने का भी बता ही दिया और उपचार भी आपने सब कुछ बता ही दिया इसके बारे में कि हमको ज़्यादातर अपने खाने पर ध्यान देना है, क्योंकि जो हमें गैस की समस्या जो होती है वो मेनली जो होती है वो खाने पीने की वजह से, जब हम खाना जो हमारे बॉडी को नीड है उस समय जब हम नहीं दे रहे हैं, जब हमारा पेट खाली रह रहा है तब वो एसिड और ज़्यादा बनाता है, तो तब हमको गैस की समस्या ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस गैस्ट्रिक इशू को इतने आसानी से, इतने सरल भाषा में समझाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज का जो अगला टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, एंजाइटी। तो आज के टाइम पर जब देखा जा रहा है तो मोस्टली लोगों में एंजाइटी की समस्या देखी जाती है। हर कोई किसी से भी पूछ लो, अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है। तो ये जो वर्ड है इतना ज़्यादा प्रचलित आज के टाइम पर हो रहा है, तो आप इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइए कि ये एंजाइटी आखिर होता क्या है। एंजाइटी मतलब घबराहट, और घबराहट किसी को किसी भी चीज से हो सकती है जी। किसी को कॉकरोच देख के भी घबराहट हो जाती है, छिपकली बिल्कुल। देख के भी घबराहट हो जाती है। बिल्कुल। बहुत लोगों को नई चीजों को देखने और करने में घबराहट होती है। मुझे भी एंजाइटी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कभी किसी प्रोफेसर से बात करनी है तो शुरू में मुझे घबराहट होती थी। समय के साथ अपने ऊपर थोड़ा काम किया, थोड़ा वो काफी कम हो गया। अभी मैं अपने पे काम करता रहता हूँ। यह बात बहुत शुरुआत में ही जीवन में समझ में आ गई थी कि हम किसी भी चीजों को अगर हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। उससे परेशान होने की बात की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें लाइफ में होना चाहिए। तो एंजाइटी को टैकल किया जा सकता है। घबराहट होती है, एंजाइटी के पेशेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं कि कुछ भी बात हो तो वो घबराएंगे। कहीं नई जगह पे जाने से घबराएंगे, नए लोगों से बात करने से घबराएंगे। लोग एग्जाम से घबराते हैं। जब एग्जाम आता है तो लोग की कॉफियां बढ़ जाती हैं, लोगों की नींद, रातों की नींद उड़ जाती है। मैं तो अपने एग्जाम के मामले में तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं अपनी नींद को खराब नहीं करता था। मुझे अच्छी नींद, गहरी नींद आती थी जी। तो एंजाइटी जो है वो किसी भी बात से हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा पेरेंटिंग का रोल आ जाता है कि पेरेंट्स को बचपन में ही अपने बच्चों का केयर ठीक से करना चाहिए कि उनके भीतर कॉन्फिडेंस अच्छा से रहे। छोटे बच्चों को जरूरत नहीं भी है तो भी उनसे कुछ काम कराना चाहिए। थोड़ा बहुत उनको कुछ लाने के लिए भेजना चाहिए। बहुत परिवार में पैम्परिंग होती है, वो उनको सब सुविधाएं मिल रही हैं, काम करने के लिए नौकर हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो क्यों कर जाएगा, वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और मैं अपने नानी घर में रहा। तो मेरे नाना जी ने, जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था, तभी अमरूद लाने के लिए, गांव की बात है, पास के गांव में भेज दिया। बाद में नानी को पता चला तो उन्हें गुस्सा हुई कि छोटे बच्चे को क्यों भेज दिया। नाना जी ने कहा कि अगर वो जाएगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। छोटे छोटे चीजों से बच्चों से कराना चाहिए। अगर कभी कुछ नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एंजाइटी का कारण है कॉन्फिडेंस का कम होना। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा रहे तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ा तो कोई भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। अगर एक आदमी ने चांद पर गया तो कोई भी जा सकता है। हमें इस बात को समझना है, हम अपने आप को कमजोर ना माने। और अगर हम इस थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझें, स्पिरिट को, तो हम सभी आत्मा है, दिव्य आत्मा है।
तो जब अगर हमें अपनी दिव्यता का अगर थोड़ा ध्यान से अगर बोध हो जाए, ध्यान बहुत हेल्प करता है। एंजाइटी के ट्रीटमेंट में भी मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट मेडिकेशन है। अगर हमें ध्यान से अपनी दिव्यता का अगर बोध हो जाए तो हम यह भी रियलाइज करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बात ठान कर लें जी तो हो डॉक्टर सकता है। साहब, आपने बिल्कुल सही बोला कि ध्यान से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात आपकी याद आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप अफर्मेशंस के बारे में बता रहे थे, जी, तो एंजाइटी में अफर्मेशन कितना हद तक कारगर साबित हो सकती है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हमको एंजाइटी होती है, तो क्यों ना हम अपने अफर्मेशंस बढ़ाएं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो और एंजाइटी अपने आप कम हो। तो इस पर थोड़ा सा व्याख्यान हाँ, दीजिए। यहाँ पे मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूँ। हमारे हाथ में पेरिकार्डियम 6 कलाई पे अंदर की तरफ रिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम दबाएं तो हम गैस्ट्राइटिस को भी और एंजाइटी को भी दोनों को ही टैकल कर सकते हैं। ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। गैस की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और एंजाइटी प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। दोनों हाथों में से करना है। एक्यूप्रेशर करने का तरीका होता है कि एक बार में हम उस पॉइंट को 2 मिनट के लिए दबाते हैं और ऐसा दिन भर में आपको 5 बार दबाना है। जब कभी आपको एंजाइटी का अटैक, पैनिक अटैक हो रहा हो, उस समय भी करने से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। मुझे मेरे कई पेशेंट ने बताया हुआ है। आप जब PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने तो उसी समय फायदा होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। अफर्मेशन में यहां पर बात समझनी है रिलैक्सेशन। अगर हम जब किसी व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होता है तो वो रिलैक्स रहता है। तो अगर हम ये रिलैक्स रहने का अपने भीतर स्वभाव ले आए तो हम हर सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज हमें बात बारीकी समझनी है कि रिलैक्सेशन का ये मतलब नहीं है कि सिंसियरिटी नहीं है। आप रिलैक्स रहते हुए भी सिंसियर रह सकते हो, अलर्ट रह सकते हो। अगर हम रिलैक्स नहीं रहते हैं तो हम जो से ज्यादा सोचते हैं या जो से ज्यादा बोलते हैं। ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कि परफेक्शन से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स रहते हैं तो हम हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। तो रिलैक्सेशन का अफर्मेशन करें। और अफर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर मैं EFT भी बताऊंगा, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। EFT जो है वो अफर्मेशन से मिलता जुलता लेकिन एक अलग मेथड है और ये फास्ट मेथड है। EFT में और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अफर्मेशन खुद को रिलैक्स करने का करना है, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में लाने का करना है। एंजाइटी का कारण जो होता है, हम फ्यूचर के लिए जो होने वाला है उसके लिए सोचते रहते हैं कि क्या पता नहीं वो काम कैसा होगा। अगर हम नाउ में रहें, नाउ में फोकस करें, जैसा हम करेंगे वैसा फ्यूचर होगा। अगर हम ठीक से प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक से काम करते हैं तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो मैं शांत रहता हूं, ये अफर्मेशन बोलना चाहिए एंजाइटी के केस में। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए हम अफर्मेशन बोले, मैं हमेशा शांत रहता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे पास पूरी क्षमता है, मैं इस काम को करना जानता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। जिस भी बात से एंजाइटी हो रही हो, ज्यादातर एंजाइटी किसी कारण, किसी कार्य विशेष या परिस्थिति विशेष से जुड़ी हुई होती है। तो उससे जुड़ी हुई बातों को लेकर रिलैक्सेशन का कमांड देना है खुद को। ये दोनों हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम करेंगे। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन के अलावा हम EFT टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो होता है वो हमारे फेस पर लगभग 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको टैप करते हुए अफर्मेशन बोला जाता है। ट्रेडिशनल EFT में अफर्मेशन के सेंटेंस लंबे होते हैं, लेकिन पॉजिटिव EFT जो होता है उसमें थोड़े छोटे होते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से पॉजिटिव EFT का प्रयोग करता हूं। अब जैसे एक पॉइंट है हमारी आंखों के नीचे, तो इसको हमें टैप करते हुए हमें बोलना चाहिए, मैं रिलैक्स रहता हूं। एक बार बात आप समझ लें तो आप आंखें अपनी बंद भी कर सकते हैं, मैं रिलैक्स रहता हूं। जो ट्रेडिशनल EFT है उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसे पहले बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे पास एंजाइटी है, लेकिन मैं इस एंजाइटी को छोड़ता हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हो रहा हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हुए ट्रेडिशनल EFT में किया जाता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि पॉजिटिव EFT भी एक पॉपुलर मेथड है। उसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बोलते, सिर्फ अफर्मेशन बोलते हैं। तो मैं शांत रहता हूं,
मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई हैव गुड कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट, आई हैव ऑल द पावर टू डू इट, आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव गुड कॉन्फिडेंस, आई हैव गुड नॉलेज, आई हैव गुड कैपेबिलिटी, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लेकिन मैंने 2 का डेमोन्स्ट्रेट किया है। हम समझकर अगर EFT करें तो इसमें जबरदस्त रिजल्ट है। अभी हमने PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था गैस्ट्राइटिस के लिए और एंजाइटी के लिए। हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी EFT कर सकते हैं। इसको टैप करते हुए हम अफर्मेशन स्टेटमेंट बोलेंगे, मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम गुड, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो भी स्टेटमेंट आपको अपलिफ्ट करते हैं उसको वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में हम बोल सकते हैं। अफर्मेशन का अगर हम तरीका सीख लें, उसका साइंस समझ लें, तो हम नए अफर्मेशन बना सकते हैं। हम किसी भी एक्टिविटी को प्रेजेंट टेंस में अपने लिए जोड़कर कर सकते हैं। अब किसी का है कि वो मॉर्निंग में वॉकिंग करने को जाना चाहता है लेकिन आलस की वजह से नहीं जा पाता, तो वो अफर्मेशन से बना सकता है, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं हर दिन ध्यान में बैठता हूँ, मैं ध्यान में रेगुलर हूँ, मैं हर दिन ध्यान कर रहा हूँ। इस तरह से हम नए अफर्मेशन भी बना सकते हैं। अफर्मेशन के लिए हम लुई हे को पढ़ें। EFT पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, डॉसन चर्च है, निक ऑर्टनर है, हम उनको पढ़ सकते हैं। हम अपने अफर्मेशन भी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अफर्मेशंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे दी, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी काफ़ी समझ में आया होगा और अफर्मेशंस लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, ये भी दर्शक बखूबी समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब, अब एक शॉर्ट में एक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए हम खाने का किस तरह से प्रयोग करें, क्योंकि जैसा खाना हमारा होता है, जैसा भोजन हमारा होता है, हमारा मन भी वैसा हो जाता है। तो शॉर्ट में एक ये छोटा सा टिप दर्शकों को दीजिए। एंजाइटी में भी हमें अपने भोजन में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए जी। फल का सेवन हम अधिक करें, घर के बने भोजन का सेवन अधिक करें जी। जो फल होते हैं ना वो बहुत सात्विक होते हैं। अगर सात्विक भोजन हमारे भीतर जाएगा तो हमारे भीतर एंजाइटी की संभावना काफी कम हो जाएगी। हमें भोजन जो हम रात में जो भोजन करते हैं और फिर अगले दिन जो भोजन होता है उसमें 15 घंटे का गैप हो, तो अगर वो 15 घंटे का गैप होता है तो भी उससे हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। एंजाइटी में हमें योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत हेल्पफुल होता है। योग निद्रा योगा के अंदर रिलैक्सेशन का एक मेथड है जिसको हम कभी भी लेटकर या बैठकर कर सकते हैं। गाइडेड योग निद्रा यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरी आवाज में भी योग निद्रा अवेलेबल है, तो योग निद्रा का प्रयोग भी करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, घर का भोजन करें, फल अधिक खाएं। जितना अधिक फल खाएंगे उतना अधिक आप प्रकृति के पास जाएंगे। हरियाली में जाया करें, पेड़ पौधों के साथ में बैठा करें, प्रकृति के साथ समय बिताया करें। हमेशा सिर्फ इस ईंटों के घोंसले के बीच में मत रहें। प्रकृति के साथ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और इसके साथ ही आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाला जिससे कि लोगों के जीवन में सुधार आ सके, हमारे जीवन में सुधार आ सके और हम एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जहां हमने डिस्कस किया हार्ट पेन, एंजाइटी और गैस्ट्राइटिस। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी सवाल होंगे हार्ट पेन और ये जो 2 टॉपिक्स और हैं इनसे रिलेटेड, आपको इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो आप निराश मत होइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हाजिर होंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
और इसके साथ ही मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ सवाल भेजने का, जिससे कि आपकी समस्या हम तक, हमारे डॉक्टर साहब तक आसानी से पहुंच सके और पूरा जो मैटर है, जो पूरी प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से डॉक्टर साहब समझ सके, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान भी अच्छे से हो सके। तो मैं फॉर्मेट आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आप कहाँ से हैं ये मेंशन करना है। उसके बाद अपनी उम्र लिखनी है, आपकी जो समस्या है वो लिखनी है, ये समस्या आपको कितने टाइम से हो रही है ये भी आप मेंशन कीजिए। और उसके बाद यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी मेंशन कीजिए कि कितने टाइम तक आप मेडिटेट करते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।